प्रियंका के मां की सबसे कीमती चीज जो कि एक खूबसूरत पेंडेंट था, जो कि कहा जाता था कि पूरे देश के नंबर 1 ताकतवर आदमी अर्जुन ने उसकी मां को गिफ्ट में दिया था, वो आखिरकार मेहता परिवार के हाथों में पड़ गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ऑक्शन में बोली लगे तो लोगों का ध्यान उस पेंडेंट पर ना जाए। प्रियंका अपने मन में बोली। प्रियंका ने अपने लंबे बालों को एक हाथ से संवारा और दूसरे हाथ से अपना मोबाइल फोन निकाला। उसके पूरे मोबाइल फोन में केवल 4 ही कॉन्टैक्ट नंबर थे। एक उसकी मां का नंबर था जो पिछले 10 सालों से डायल नहीं किया गया था। दूसरा उसके ड्राइवर अंकल मंजूर का नंबर था। तीसरा था उसके दादाजी का और चौथा नंबर था उसके पापा का। अपने दादाजी और पापा के फोन नंबर के बीच में वो किसको कॉल करे यह डिसाइड करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन आखिर में उसने थक कर अपना फोन नीचे रख दिया और आंखें बंद कर ली। जल्द ही ऑक्शन एक एग्जीबिशन सेंटर में शुरू हो गया। उस दिन एग्जीबिशन सेंटर के एंट्रेंस पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। उस जगह पर आने वाले लोग या तो बहुत अमीर थे या तो बहुत इज्जतदार खानदान से आते थे। एक के बाद एक कई लग्जरी कार्स गेट पर आकर खड़ी हो रही थी, जिससे पता चल रहा था कि आज रात का ऑक्शन एक आम ऑक्शन के मुकाबले अलग था। बड़े भाई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एरिया मेरे अंडर में आता है। तुम्हारा भाई सब देख रहा है। भाभी की जरा सी भी हलचल हुई तो वो मेरी आंखों से बच नहीं सकती। वो देखो सामने खड़ी है, क्या हमें उनके पास जाकर हाय बोलना चाहिए? रमणीक एग्जीबिशन सेंटर के बाहर खड़े होकर बोला। वो पुष्कर के पीछे गर्व से खड़ा था और मुस्कुराते हुए ये सब कह रहा था। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया और प्रियंका से अपनी नजर हटाते हुए कहा, उसे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े भाई, आपकी उम्र कितनी होगी? क्या आप अभी भी छुप छुप कर प्यार करते हो? वैसे मेरी रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो वो एक शांत लड़की है, लेकिन तुम भी थोड़े बहुत शांत हो। अगर तुम उसके साथ अपनी कुंडली मिलाना चाहते हो तो तुम्हें उसको और भी सरप्राइजेस देने होंगे। अच्छा, मैं कोई सलाह दूं क्या? अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं जाकर उसका रास्ता रोक लूं और उसका कुछ चुराने की कोशिश करूं, और फिर तुम वहां पर हीरो बन के आना और हीरोइन को बचा के ले जाना? भले ही वैसे उसकी राशि वाले बहुत इंडिपेंडेंट और इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन हर लड़की के अंदर एक बच्चा तो होता ही है ना। बस हम हफ्ते में एक बार रोज उसका कुछ भी चोरी करेंगे तो शायद कभी ना कभी उसके दिल में तुम्हारे लिए धड़कन बढ़ ही जाए। बड़े भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम तैयार नहीं हो क्या? रमणीक ने धड़धड़ाते हुए बहुत सारी बकवास बातें कर दी। पुष्कर ने अपना टिकट ऑक्शन में जाने के लिए इस्तेमाल किया, जहां पर हर तरफ से कड़ी पहरेदारी थी। ऑक्शन में बहुत सारे लोग आए थे और इस बहुत बड़ा एग्जीबिशन हॉल को अलग अलग प्राइवेट रूम में तब्दील किया गया था। उनमें से कुछ लोगों को ऑक्शन में भी एक यूनिकनेस का एहसास चाहिए था। ये एग्जीबिशन सेंटर सच में बहुत अच्छा है। एग्जीबिशन होते ही बढ़िया है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कोई चीज नहीं मिलती, बस भीड़ होती है। रमणीक ने शिकायत के लहजे में कहा, पर उस जैसे चोर के लिए तो भीड़ होना बहुत जरूरी था। इस एग्जीबिशन में तो ज्यादातर चीजें एंटीक हैं और उनको यहाँ पर ऑक्शन केवल इसीलिए किया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना आए। पुष्कर ने समझाते हुए कहा, क्यों, यहाँ के लोग इतने मक्खी चूस हैं क्या? इन लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती? रमणीक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, और उसने मन ही मन में सोचा कि वह अब से चोरी छोड़कर एक ड्राइवर बन जाएगा। पुष्कर इस वक्त रमणीक जैसे बेकार आदमी के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहता था। उसने पूरे ऑक्शन रूम को अच्छे से देखा और उसे पता चला कि मुंबई शहर की 4 मेजर फैमिलीज के सभी लोग यहाँ आए हुए थे। ऐसा लगता है कि आज रात का ऑक्शन इतना भी आसान नहीं होगा, पुष्कर ने सोचा। थोड़ी देर बाद एग्जीबिशन हॉल की लाइटें अचानक तेज हो गई। एक खूबसूरत लड़की स्टेज पर आई और उसने ऑक्शन शुरू होने की अनाउंसमेंट की। सबसे पहले ऑक्शन करने के लिए जो आदमी आया वो बहुत यूनिक दिख रहा था। वो ज्यादा लंबा नहीं था और उसका नाम था पंकज, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग तरह का चार्म था। यहाँ तक कि पुष्कर भी उसको 2-3 बार देखे बिना नहीं रह सका। पंकज ने कुछ नहीं कहा और ऑक्शन के लिए पहले आइटम को लाया गया। टुनाइट द फर्स्ट ट्रेजर वी ऑक्शन इज कॉल्ड 13 ब्रोकेट्स। एक अनाउंसमेंट हुई। पुष्कर ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया कि ऑक्शन के लिए लाया जाने वाला पहला आइटम था 13 ब्रोकेट्स पेंटिंग। क्या ये सभी रईस लोग बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं जो एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए इस पेंटिंग की कीमत पैसा बढ़ाने वाले हैं? पुष्कर ने ऐसा मन में सोचा। पंकज, जो कि बहुत यूनिक दिख रहा था, एक गहरी आवाज में इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, डियर गेस्ट, हर कोई जानता है कि इस पेंटिंग को यहाँ ऑक्शन के लिए ग्रुप परिवार द्वारा लाया गया है। ये कहा जाता है कि पेंटिंग के अंदर एक राज छुपा हुआ है, इसलिए ग्रुप परिवार भी उम्मीद करता है कि कोई ऐसा इंसान इस पेंटिंग को खरीदे जो उसके लायक हो। मुझे भी कुछ ही समय पहले पता चला कि इस पेंटिंग को ऑक्शन किया जाने वाला है, जिसे सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। यहाँ तक कि मैं इसको डायरेक्टली खरीदने के लिए भी गया था। इस दौरान मुझे एक प्राचीन किताब भी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि दरअसल इस पेंटिंग में 14 मछलियां थीं और अगर कोई उस 14वीं मछली को ढूंढ सके तो जरूर उस इंसान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे उसके मुंह से शब्द निकले, कई गेस्ट आपस में धीमी आवाज में बातचीत करने लगे। उन्होंने भी 13 ब्रोकेट्स पेंटिंग का नाम सुना हुआ था।
यहां तक कि खुद प्रोफेसर तन्मय, जो कि यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, वो भी केवल 11 ही मछलियां देख सकता था। अगर उसमें 14 मछलियां छिपी हुई हैं, तो फिर इस पेंटिंग को 13 ब्रोकेड्स क्यों कहा जाता है? तन्मय ने सोचा। पंकज और बाकी लोगों ने काफी देर तक डिस्कस किया और फिर कहा, ओके, इस तरह की बहुत कीमती पेंटिंग को वही इंसान ले जा सकता है जो उसके काबिल हो। 13 ब्रोकेड्स की स्टार्टिंग प्राइस हमने रखी है 3 करोड़ रुपए। बोली बढ़ाने के लिए कम से कम आपको 10 लाख रुपए बढ़ाने होंगे। तो ऑक्शन शुरू होता है अब। 3.5 करोड़। जैसे ही पंकज ने बोलना खत्म किया, तुरंत किसी ने अपना कार्ड उठाकर बोली बढ़ा दी। हर किसी ने मुड़कर देखा। उन्हें पता लगा कि जिस तरफ से बोली आई थी वह टेबल एक खास परिवार का था। अचानक सभी को पता चल चुका था, ये 4 मेजर फैमिलीज में से एक अमीर फैमिली थी और इसी वजह से अचानक बोली इतनी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी थी। 3.6 करोड़, एक आदमी बोला। 3.7 करोड़, एक बूढ़ी औरत बोली। कुछ ही पलों के अंदर उस पेंटिंग की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी और ये सभी रईस लोग पैसे को इस तरह बहा रहे थे जैसे कि वह समंदर में से पानी निकाल कर पानी बहा रहे हो। उन्हें पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं थी। पुष्कर को तो 13 ब्रोकेड्स पेंटिंग बहुत पहले से चाहिए थी। उसने अभी तक कोई भी बोली नहीं लगाई थी, लेकिन पेंटिंग की कीमत ऑलरेडी 4.4 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर भी बोली रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पंकज अभी भी स्टेज पर बिडिंग कर रहा था। वो लोगों को उकसाने में बहुत माहिर था। जैसे वह एक शब्द कहता, तुरंत ऑडियंस में से एक के बाद एक बोलियां लगने लगती। पुष्कर ने पंकज की ओर देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसमें कुछ तो जाना पहचाना था। पुष्कर को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसने पंकज को अपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं तो देखा था। इसीलिए आखिरकार उसने बगल में बैठे रमणीक से कहा, जब तुम्हें टाइम लगे तो तुम इस पंकज के बारे में सारी जानकारी निकालकर मुझे लाकर दोगे। मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए। रमणीक पहले तो हैरान रह गया और फिर अचानक से बोला, बड़े भैया, क्या तुम उसे मारने वाले हो? वह तो खाली यहाँ पर ऑक्शन करवाने के लिए आया है। हाँ, उसकी जबान ऐसी है कि वह लोगों से पैसे जरूर बढ़वा लेता है, लेकिन उसको लास्ट में थोड़ा सा कमीशन ही मिलता है। बस उसको मारना जरूरी है क्या? पुष्कर ने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई, बस इतना कहा, जो कहा गया है उसका ध्यान रखना। रमणीक ने चुपचाप से हिला दिया। किसी ऑक्शन करवाने वाले की डिटेल्स निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके दिल में एक हीरो बनने की चाहत जाग रही थी। वह सोच रहा था, हे भगवान, आजकल तो सेल्समैन का काम भी बहुत खतरनाक हो गया है। ऑक्शन करवाने वाले भाई, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे लिए केवल दुआएं कर सकता हूँ। आखिर में जब 13 ब्रोकेड्स पेंटिंग की कीमत 4.6 करोड़ पहुंच गई तो बोलियां लगनी बंद हो गईं। 5 करोड़। पुष्कर ने पहली बार बोली लगाई। यह कीमत सुनते ही बाकी सभी बोली लगने वालों की आवाजें एकदम बंद हो गईं। भले ये 13 ब्रोकेड्स पेंटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह इससे ज्यादा कीमत में उस पेंटिंग को खरीद सके। उन लोगों ने अपने मोबाइल फोन से केवल उस पेंटिंग की फोटो ले ली ताकि वे बाद में घर जाकर उसमें 14 मछली ढूंढ सके। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस पेंटिंग में आखिर था क्या। ऑक्शन में लाया गया पहला आइटम आसानी से पुष्कर के हाथों में आ गया था। रमणीक ने पुष्कर को हैरान होकर देखा और पूछा, बड़े भाई, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। मुझे तो लगा था कि तुम भी यहाँ केवल मेरी तरह मजे लेने आए हो, लेकिन तुम तो भाई 5 करोड़ की पेंटिंग खरीदने वालों में से निकले। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं उस पेंटिंग की फोटो खींच लेता हूँ और मैं उसकी कॉपी बनवा लूंगा। फिर उसमें से मैं मछलियां ढूंढ के तुम्हें बता दूंगा। तुम मुझे केवल 1 लाख रुपए दे देना। पुष्कर धीमे से मुस्कुराया। भले ही 5 करोड़ रुपए उस पेंटिंग के लिए काफी ज्यादा थे, लेकिन वह फिर भी उस पेंटिंग में छुपे हुए नक्शे को ध्यान से खुद स्टडी करना चाहता था। और तो और भारत में गुऊ परिवार ही इस तरह की शानदार और ऐतिहासिक पेंटिंग्स ला सकता था, जिससे कि पुष्कर को यह समझ में आ रहा था कि गुऊ परिवारों की फाउंडेशन कितनी मजबूत थी। धीरे धीरे दूसरे आइटम के लिए बिडिंग स्टार्ट हो गई। पुष्कर ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वह केवल एक और आइटम का इंतजार कर रहा था, जो थी प्रियंका की मां की आखिरी निशानी। प्रियंका भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी सभी सेविंग्स को और अपनी सभी कीमती चीजों को पैसों में कन्वर्ट करवा लिया था। उसके साथ साथ जो पैसे उसकी मां ने उसके लिए छोड़े थे, वह सब पैसे मिलाकर इस वक्त उसके पास टोटल 14 करोड़ रुपए हो गए थे। एक कॉलेज की लड़की के हिसाब से उसके पास 14 करोड़ रुपए होना ही अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन इस वक्त वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसे सचमुच पता नहीं था कि वह अपनी मां का वह पेंडेंट खरीद पाएगी या नहीं, क्योंकि खुद मंदाकिनी भी उस खूनी पेंडेंट में इंटरेस्टेड थी। क्या सचमुच वह इतनी आसानी से उसे वापस ले सकती थी? प्रियंका बहुत ज्यादा नर्वस थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उस पेंडेंट की बोली शुरू हो गई। डियर गेस्ट, आप सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अब जो ट्रेजर ऑक्शन के लिए आ रहा है वो बहुत ही खास है।
ये वही पेंडेंट है जो पूरे भारत के सबसे ताकतवर आदमी अर्जुन ने हमारे शहर की एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की को गिफ्ट किया था। बाद में आसमान के देवताओं ने भी उनकी खूबसूरती से जलन खाकर उस खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की के कार का एक्सीडेंट करवा दिया था, जिसमें कि उनकी मौत हो गई और आखिर में बचा केवल खून से सना हुआ ये पेंडेंट। पंकज बोला, हर किसी को ये मालूम था कि उस लड़की ने अपना पेंडेंट मेहता परिवार को एक डील के बदले में पहले ही दे दिया था, इसलिए पेंडेंट इस वक्त मेहता फैमिली की जागीर है। और आज दोस्तों, मेहता परिवार इसे ऑक्शन के लिए लेकर आया है और हम उम्मीद करते हैं ये आप में से कोई बहुत ही काबिल इंसान इस पेंडेंट को आज घर लेकर जाएगा। जैसे जैसे पंकज उसकी माँ और पेंडेंट का जिक्र करता जा रहा था, वैसे वैसे प्रियंका का दिल बैठा जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की आखिरी निशानी को सरेआम ऐसे नीलाम किया जाए। पुष्कर ने 13 ब्रोकेट्स पेंटिंग क्यों खरीदी थी? क्या प्रियंका अपनी माँ का पेंडेंट खरीद पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।